गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज थर्ड ईयर की इस क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका की क्रांति, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। और उस टॉपिक में आप देखिएगा सबसे पहले आता है स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिकियों द्वारा। आप इस समय देखिएगा इंग्लैंड के अंदर जॉर्ज तृतीय का शासन था और जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों की इन शक्ति को समाप्त करने के लिए एक उपाय सोचा और वो उपाय ये था कि सैनिक शक्ति के बल पर वह इन उपनिवेशियों या इन अमेरिकन्स की शक्ति को दबा दे। लेकिन आप देखिए दुर्भाग्य उसका था और शायद उपनिवेशियों का भाग्य उनका साथ दे रहा था। उनको जॉर्ज तृतीय को सेना में भर्ती करने के लिए व्यक्ति नहीं मिले। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा उसने हेसे, अल्हार्ड और ब्रुंसविक के राजाओं को यह सूचना भिजवाई कि वह 20-20 हजार सैनिक सहायतार्थ पहुंचाए और इस प्रकार से इन जर्मन भाड़े के सैनिकों के माध्यम से उसने इन उपनिवेशियों की शक्ति को दबाने का प्रयास किया। इसके बाद आप देखिएगा कुछ अमेरिकी उपनिवेशों में ऐसे देशभक्त थे जो अभी भी इंग्लैंड के पक्ष में थे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका के इन उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश जनता जो थी वो इंग्लैंड से ही थी और इसी वजह से उनकी कहीं ना कहीं अभी भी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं जो थी वो इन इंग्लैंड वासियों के साथ जुड़ी हुई थी। इनमें आप देखिएगा ऐसे समय में पैट्रिक हेनरी, थॉमस पेन और एडम जैसे ऐसे देशभक्त थे जो अभी भी इंग्लैंड के पक्ष में थे और इसी वजह से उपनिवेशवासी अपनी योजनाओं को पूरी तरह से सही अंजाम नहीं दे पा रहे थे या उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। इसी समय में आप देखिएगा जब ये परिस्थितियां चल रही थी तो जो अमेरिकी उपनिवेशवासी देशभक्त थे और जो क्रांतिकारी थे और हर हाल में अमेरिका को स्वतंत्र कराना चाहते थे, उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र बनाया था और उस घोषणा पत्र को ही, जिसे स्वतंत्रता का घोषणा पत्र हम कहते हैं, उस स्वतंत्रता के घोषणा पत्र वाले दिन को यानी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ही अमेरिका के जन्म का दिवस भी या दिन भी माना जाता है। अब इसमें आप देखिएगा ये जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी उस घोषणा में ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया था कि सभी जानते हैं कि व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है या इस दुनिया में पैदा हुआ है तो सृष्टा ने यानी सृष्टि की रचना करने वाले ने सभी को स्वतंत्र रूप से पैदा किया है। उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए और अपने हिसाब से जीवन यापन करने के पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में। तो इस तरह से उन्होंने अपना ये घोषणा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत हुई क्योंकि जॉर्ज तृतीय जो है और उसके कुछ मंत्री, स्पेशली आप देखिएगा जो नॉर्थ था, वो हर सूरत में इन उपनिवेशियों की शक्ति को कुचलने के लिए तैयार बैठा था और ऐसे समय में उसने अपनी तैयारियां की और इन तैयारियों के तहत उसने जो अभियान अपने स्टार्ट किए वो युद्ध की या इस क्रांति की प्रमुख घटनाओं के रूप में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा एक इंग्लैंड की तरफ से जनरल वो को नियुक्त किया गया था और अपने 11,000 सैनिकों के साथ वह इन उपनिवेशियों के विरुद्ध गया था। लेकिन यदि हम प्रारंभिक रूप से देखें, प्रारंभिक सफलताओं में अमेरिकियों को सफलता मिली, लेकिन कुछ समय बाद ही इन उपनिवेशों की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वॉशिंगटन, उनकी स्थिति संकट में होने लगी थी। तो सर्वप्रथम आप देखिएगा इन घटनाओं में जो क्रांति में युद्ध लड़े गए वो पहला था लॉन्ग आइलैंड का युद्ध और इस युद्ध में जो वॉशिंगटन था उसकी स्थिति काफी संकट में हो गई थी। इसके बाद आप देखिएगा दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो था ट्रेटन का युद्ध। यद्यपि इस युद्ध में वाशिंगटन की स्थिति काफी संकट में थी, लेकिन जब ट्रेटन का युद्ध लड़ा गया उस ट्रेटन के युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और ये जो ब्रिटिश सेना की पराजय थी, ये पराजय ने उस
सबक दिया और पुनः उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सशक्त बना करके इन उपनिवेशियों के विरुद्ध एक बड़ी शक्ति के साथ ये लोग उपस्थित हुए। इसके बाद आप देखिए, इंग्लैंड की सेना ने 1777 ईस्वी में अमेरिका की नई राजधानी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये तो हमारे सामने क्लियर है बात कि इंग्लैंड के पास विशाल सेना थी, अच्छे सेना नायक थे और उनकी सैनिक शक्ति के सामने जो उपनिवेश थे जिन्होंने अपनी अभी नई सेना तैयार की थी, उनकी शक्ति को हम कम ही आंकेंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए, टक्कर जो थी वो बराबर की चल रही थी। लेकिन यहाँ पर आकर के जब ब्रिटिश सेना परास्त हुई ट्रेटन के युद्ध में, तो पुनः उन्होंने एक बड़ी शक्ति के साथ आक्रमण किया और अमेरिका की नई राजधानी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद आप देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया या सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी, वो थी साराटोगा की लड़ाई। ये इसमें आप देखिए, जो कर्नल हो था वो चाहता तो इस समय उपनिवेशों की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर सकता था, उनकी सैन्य शक्ति नष्ट हो सकती थी। लेकिन जब अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा यहाँ पर सेना के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया, तो कर्नल वो ने फिर उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। यदि यहाँ पर वो इन उपनिवेशों की सेना को समाप्त कर देता, तो भविष्य में कभी भी शायद अमेरिका दोबारा इंग्लैंड के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। तो ये एक महत्वपूर्ण स्वर्ण अवसर था जिसे इंग्लैंड के द्वारा खो दिया गया था। इसके बाद आप देखिए, अल्बानी नामक स्थान पर पुनः एक बार वाशिंगटन की सेना या इन उपनिवेशों की सेना को घेरने का प्रयास किया गया और ये योजना बनाई गई कि इन अमेरिकियों को तीनों तरफ से घेरा जाएगा। लेकिन आप देखिए, इस स्थान पर इन्हें मिलना था अल्बानी नामक स्थान पर, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि कर्नल हो की सेना जो थी वो अल्बानी नामक स्थान पर नहीं पहुंच पाई और पूरी योजना जो थी उसको कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसके बाद 17 अक्टूबर 1777 ईस्वी को बारबोसा द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया और ये शायद अमेरिकियों का एक विजय थी। उनके लिए एक बहुत उत्साहवर्धक कार्य हुआ था कि उनकी सेना के द्वारा यहाँ धीरे धीरे इंग्लैंड की पराजय का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा था। इसके बाद आप देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन और फ्रांस में समझौता हो गया। ये समझौता यदि हम उपनिवेशवासियों या हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये समझौता उनके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हुआ, क्योंकि अमेरिका सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी इंग्लैंड के प्रति उसके मन में जो दुर्भावनाएं थी वो अभी भी व्याप्त थी और दोनों के बीच कटुता अभी भी बनी हुई थी। तो ऐसे समय में जब ये समझौता हुआ तो अमेरिका ने उन्हें अपना फ्रांस ने अमेरिका को अपनी सैनिक सहायता देने का वचन दिया। साथ ही साथ दोनों के बीच यह भी तय हुआ कि हम लोग जो भी युद्ध लड़ेंगे वो युद्ध साथ साथ लड़ेंगे और जब तक सामने वाला किसी भी एक पक्ष के साथ समझौता करने के लिए तत्पर नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, तो हम उस समझौते को अंजाम नहीं देंगे। इसके बाद आप देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी वो थी यॉर्कटाउन में, जहां इंग्लैंड की सेना को नेतृत्व प्रदान कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस जो था वह एक योग्य सेनानायक और अच्छा कुशल नेतृत्व करता था। लेकिन इस समय तक अमेरिकियों की शक्ति जो थी उसमें काफी वृद्धि हो गई थी और अमेरिकी अब किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं थे। और यही कारण है कि 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी को इस सेना के समक्ष कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करना पड़ा और ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई के बाद अमेरिकियों की स्वतंत्रता लगभग निश्चित हो गई थी और कॉर्नवालिस के समर्पण करने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद ही पेरिस की संधि हुई थी 9 दिसंबर 1783 ईस्वी को। और ये पेरिस की संधि इंग्लैंड और अमेरिकियों में समझौता कराने के लिए, शांति स्थापना के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। इसके बाद जहां अमेरिका स्वतंत्र हो गया था, वहीं काफी लंबे से
इस अमेरिका की स्वतंत्रता संघर्ष के कारण इंग्लैंड में जो अव्यवस्थाएं चल रही थी उन अव्यवस्थाओं पर भी विराम लग गया था। लेकिन आप देखिएगा, यदि पेरिस की शांति के शुरू होने की हम बात करें तो निश्चित रूप से इंग्लैंड इस समय तैयार था। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, उसमें भी शांति वार्ता के लिए बार बार जॉर्ज तृतीय पर दबाव डाला जा रहा था। लेकिन जॉर्ज तृतीय पूरी तरह से इन उपनिवेशों को समाप्त कर देना चाहता था, इनकी शक्ति को नष्ट कर देना चाहता था, तो वो शांति समझौते के पक्ष में नहीं था। लेकिन जब निरंतर दबाव पड़ता जा रहा था तो उसने इस शांति समझौते को स्वीकार करना उचित समझा। वहीं दूसरी ओर आप देखिएगा, जिस तरह से फ्रांस ने इन उपनिवेश वासियों को अपना सहयोग प्रदान किया था, ठीक इसी प्रकार से स्पेन और हॉलैंड की सैन्य शक्ति भी इन अमेरिकियों के साथ जुड़ गई थी। तो फ्रांस और स्पेन वो इस शांति वार्ता के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। इसका कारण ये था कि वो ये चाहते थे कि अभी इंग्लैंड के और अधिक भूभाग को हथियाने के प्रयास किए जाए। दोनों ही देश जो थे वो अपने अपने निजी स्वार्थों में लगे हुए थे और उन्हीं निजी स्वार्थों के चलते उन्होंने इस शांति वार्ता या इस पेरिस की शांति समझौते होने में शुरू में काफी बाधाएं उपस्थित करने या उसको अस्वीकार करने के पूरे प्रयास किए थे। लेकिन अंततः जब आप देखिए अन्य देशों का सहयोग भी फ्रांस को उपनिवेश वासियों को मिलने लगा, तो फ्रांस को ये लगने लगा, स्पेशली आप देखिए जो इंग्लैंड के लोग थे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, बार बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि वो उपनिवेशों में बसने वाले इंग्लैंड के ही निवासी थे, तो उनकी अभी भी मानवीय संवेदनाएं जो थी उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो फ्रांस को किसी तरह से ये खबर मिल गई थी कि इंग्लैंड और इन उपनिवेशों में कोई ना कोई वार्ता चल रही है, तो उसे ये भय सताने लगा कि यदि इन दोनों में गठजोड़ हो गया और इनकी शक्ति में वृद्धि हो गई, उस कंडीशन में वो फ्रांस के लिए खतरा बन जाएगी। तो अंततः फ्रांस की ओर से भी हरी झंडी दे दी गई और लास्ट में आप देखिए 9 दिसंबर 1783 ईस्वी को इस संधि को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इसमें आप देखिएगा बेसिकली जो बातें जो धाराएं इसमें निश्चित की गई थी, सर्वप्रथम तो यही कि उपनिवेशों की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया था। साथ ही साथ आप देखिए जो इनके राज्य सीमा थी वो भी निश्चित कर दी गई थी और पूर्व की भांति आप देखिए फिलाडेल्फिया और न्यू फाउंडलैंड और जो लॉरेंस की खाड़ी थी उसमें अभी तक जो उपनिवेश के निवासी या उपनिवेश के मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे, वो स्थिति उनकी यथावत बनी रही या उनको वो छूट अभी भी बरकरार रखी गई। इसके बाद आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम में या इस पेरिस की शांति की धाराओं में हम देखें तो स्पेन और फ्रांस को विशेष लाभ नहीं हो पाया था और उसका कारण ये था कि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों के द्वारा ये जो धाराएं निश्चित की गई थी वो मानवीयता पर आधारित थी। स्पेन और फ्रांस जो थे वो अपनी निजी स्वार्थों के कारण इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे, तो ऐसी स्थिति में उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिला था और जिस धन संपत्ति की, जिस बड़े भूभाग की उन्होंने अभी तक उम्मीद लगा रखी थी, वो सारी उम्मीदों पर उनके पानी फिर गया था। लेकिन फिर भी आप देखिएगा जैसे फ्रांस को भी न्यू फाउंडलैंड और लॉरेंस की खाड़ी के अंदर जो मछली पकड़ने का अधिकार है वो दिया गया था। इसी तरह से स्पेन को भी उसके कुछ भूभाग जो थे वो प्राप्त हो गए थे। स्पेशली आप देखिएगा स्पेन को जो भूभाग प्राप्त हुए थे वो आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध थे। लेकिन हॉलैंड की यदि हम बात करें, हॉलैंड को इस संधि की धाराओं से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो अंततः एक बड़े संघर्ष के बाद, एक बड़ी क्रांति के बाद जो अमेरिका था उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। अब आप देखिए इस पूरी लड़ाई में अंग्रेज या इंग्लैंड जिनके पास विशाल सेना थी, उसके बाद भी जो नवोदित अमेरिका था उसके साथ युद्ध में उसको पराजय का सामना करना पड़ा। इसके लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स
थे जिनकी वजह से ये पराजय हुई इंग्लैंड की, उसको आप लिखिएगा, अमेरिका की विजय और इंग्लैंड की पराजय के कारण। इसमें आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे अमेरिका की इंग्लैंड से दूरी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जब दो देशों के बीच या दो पक्षों के बीच संघर्ष होता है, तो एक स्थिति वो होती है कि आप अपनी जमीन पर युद्ध लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है यदि सैनिक दृष्टि से आपकी स्थिति कमजोर है या आपकी सैन्य संख्या में कमी है, लेकिन फिर भी तत्काल आपको जरूरत पड़ने पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो जाती है। लेकिन कोई यदि दूर देश से आकर के आपकी सरजमीन पर युद्ध लड़ रहा है तो उसे आवश्यक सामग्री या जिसे हम कहें रसद सामग्री जो है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। मान लीजिएगा कि अभी आप यहीं रहते हैं और आप कहीं जा रहे हैं अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से, और उसमें यदि कोई खराबी हो जाती है तो आप तत्काल अपने परिवारजनों को फोन करके सहायता के लिए बुला सकते हैं और बहुत कम समय में वो वहां पर उपस्थित होकर के आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन यदि यही आपकी गाड़ी में खराबी कहीं बाहर कोई 50-100 किलोमीटर की दूरी पर हो और उस समय में यदि आपको कोई सहायता प्राप्त करनी हो तो आपको घंटे 2 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो दूरी वाला मामला है, स्पेशली युद्ध क्षेत्र में यदि आप देखें, तत्काल सहायता, सैनिक सहायता पहुंचाना तभी संभव है जब आप अपनी जमीन पर अपनी ही देश में अपनी ही धरती पर युद्ध लड़ रहे हैं। उस कंडीशन में आपको सुविधाएं तत्काल प्राप्त हो जाएंगी। तो इंग्लैंड के साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। यद्यपि जैसे उसको जर्मनी के सैनिक मिल गए थे भाड़े पर, उसकी सैनिक संख्या में कमी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उपनिवेशों की छोटी सी सेना के समक्ष उन्हें परास्त करना पड़ा। हालांकि ये अभी हम इन पॉइंट्स के माध्यम से देख चुके हैं कि कई बार ऐसी स्थिति हुई कि उपनिवेशों की सेना का नेतृत्व करने वाले वाशिंगटन की स्थिति कई बार संकट में आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अंत में उन्होंने युद्ध जीत लिया था। अगले पॉइंट में आप लिखेंगे जातीय समानता। जातीय समानता वही फिर बात आती है कि उपनिवेशों के अधिकांश नागरिक जो थे, अधिकांश इन द सेंस ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन वो ब्रिटेन के ही निवासी थे। तो स्वाभाविक है इनमें से कई लोग जो इंग्लैंड की सेना में भी लड़ रहे थे, जो इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और अमेरिका के सैनिक भी थे जो इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहे थे। उनकी जो भावनाएं थी वो इंग्लैंड के साथ जुड़ी हुई थी और वो ये चाहते थे इंग्लैंड के सैनिक भी कि इन उपनिवेशों को स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि यदि कट्टर शत्रु होते तो निश्चित रूप से उनका समूल नाश करने के लिए वो तत्पर रहते या सदैव तैयार रहते। तो ये जातीय समानता जो थी दोनों के बीच, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका की विजय और इंग्लैंड की पराजय के लिए उत्तरदायी था। फिर हम बात करते हैं उपनिवेशों का सहयोग। अब इन उपनिवेशों का हम पढ़ चुके हैं, 13 टोटल उपनिवेश थे और इन 13 उपनिवेशों की जनता जो है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने सुखमय जीवन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार थे। यही कारण है जब भी उपनिवेशों के सैनिकों को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती थी तो तत्काल ही अपनी सहायता उनको पहुंचा दिया करते थे। तो ये सहयोग इंग्लैंड की सेना को प्राप्त नहीं हो पा रहा था, इस वजह से भी इंग्लैंड की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं उपनिवेशों की शक्ति को कम आंकना। स्पेशली आप देखिएगा जो जॉर्ज तृतीय था उसकी ये सोच थी कि उपनिवेशों के पास इंग्लैंड की सैनिक शक्ति की तुलना में सैनिक शक्ति का अभाव है और कुछ ही घंटों में ये पूरी जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाएगी और इंग्लैंड वहां से विजय हासिल करके आएगा। इस संदर्भ में आप देखिएगा जनरल गेस ने कहा था, बड़े अभिमान के साथ उसने इस बात को बोला था कि उपनिवेशों को समाप्त करने के लिए मात्र 4
रेजिमेंट पर्याप्त हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा युद्ध में यदि हम देखें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, वही विजय होता है जो कमजोर शत्रु को भी कमजोर नहीं समझता है, और वही फिर वहां युद्ध के मैदान में फतेह हासिल करके आता है। तो गेज का ये मान लेना या जॉर्ज तृतीय का ये सोच लेना कि इंग्लैंड की तुलना में उपनिवेशों की सैनिक शक्ति काफी कम है, ये भी उनकी एक भारी भूल थी, और इसी वजह से उनको हार का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्री जो थे उनमें आपसी सामंजस्य नहीं था। उसका कारण यह है कि जॉर्ज तृतीय अपने आप को वास्तविक राजा समझता था और वह राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करता था। ऐसी स्थिति में कई मंत्री और अधिकारी जो थे वो जॉर्ज तृतीय के विरोधी हो गए थे, और आप देखिए कभी भी उन्होंने जॉर्ज तृतीय के किसी भी डिसीजंस को मन से स्वीकार नहीं किया था, और अधिकांश मंत्री और अधिकारी जो थे वो अभी भी कहीं ना कहीं उपनिवेशों के साथ अपनी सहानुभूति रखे हुए थे। तो जब जॉर्ज तृतीय द्वारा इन उपनिवेशों की शक्ति को नष्ट करने की बात कही जाती थी तो उसका विरोध ये लोग किया करते थे। तो इसलिए जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्री जो थे उनकी कमियां या उनकी कमजोरियां जो थी वो भी इंग्लैंड को इस पराजय से नहीं बचा पाई। फिर है सेना नायक। आप देखिए इंग्लैंड के पास बड़ी सेना थी, विशाल सेना थी, अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं थी, लेकिन सेना में कभी भी युद्ध के मैदान में यदि सेना युद्ध जीतती है तो उसमें एक बहुत बड़ा सहयोग होता है नेतृत्वकर्ता का, और सौभाग्य से उपनिवेशों की सेना का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो नेतृत्व किया जा रहा था वाशिंगटन के द्वारा। युद्ध के इस दौरान या क्रांति की लड़ाइयों के दौरान कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब वाशिंगटन के सामने आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी आप देखिएगा वाशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन भी किया, और इसी वजह से उसके सैनिकों ने भी अपने पूरी रुचि और लगन के साथ, अपने साहस के साथ अपने नेतृत्वकर्ता वाशिंगटन को सहयोग दिया, और हर संकट में स्थिति से उभारने में वाशिंगटन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अंततः इंग्लैंड के नेतृत्वकर्ताओं को, इंग्लैंड की सेना के सेना नायकों को एक के बाद एक आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। इतने कम संसाधन होने के बाद भी वाशिंगटन ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। तो एक युद्ध को जिताने में एक योग्य नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसी वाशिंगटन के द्वारा निभाई गई थी। इसके बाद आप देखिए जो अन्य राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों का पूरा सहयोग और समर्थन, जिसमें अभी आपको जैसे बताया फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड, ये तीनों देश मिलकर के इन उपनिवेशों को अपना 100% समर्थन दे रहे थे, और बेशक उनके निजी स्वार्थ उसमें संलग्न थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि एक बड़ा भूभाग जो ये अमेरिकी उपनिवेश है जिस पर इंग्लैंड अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, पूरी तरह से उसको हस्तगत करना चाहता है, सदैव अपना अधिकार बनाए रखना चाहता है, उस इंग्लैंड को शिकस्त देने के लिए ये आवश्यक है कि इस समय अमेरिकी उपनिवेशों को अपना सहयोग दिया जाए। जब इन देशों की सैनिक शक्ति भी इन उपनिवेशों की सैनिक शक्ति के साथ मिल गई तो स्वाभाविक है इंग्लैंड की सैनिक शक्ति को चुनौती देने के लिए ये सैन्य शक्ति अपर्याप्त हो चुकी थी। इस तरह से आप देखिए एक बहुत बड़ी विजय अमेरिकियों को मिली, जिसके ये कुछ कारण थे, और सबसे बड़ी बात है, इस पॉइंट को हम जरूर याद रखें कि जहां जनता का सहयोग होता है, जहां देशवासियों का सहयोग होता है, तो युद्ध या चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम उसमें निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे देश पर भी बार बार संकट के बादल मंडराते हैं। वर्तमान में भी यदि हम देखें तो चाइना और पाकिस्तान निरंतर भारत को हर तरह से हड़पने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी सरकारों द्वारा समय समय पर उनको मुंह तोड़
मुंहतोड़ जवाब देने का। बेशक आज चाइना के पास कितने साधन और संसाधन है, लेकिन एक हिम्मत, एक योग्य नेतृत्व वो सदैव विजय की ओर अग्रसर होता है। तो यही स्थिति वाशिंगटन के योग्य नेतृत्व में अमेरिका को प्राप्त हुई और अमेरिका एक स्वतंत्र देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में आज पूरे विश्व के रूप में विद्यमान है, जाना जाता है। आज की क्लास में बस मैं यहीं तक आपको अध्यापन कार्य कराऊंगी। बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को अच्छा दिन रहे, आपका शुभ दिन रहे, घर में रहे, स्वस्थ रहे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।